हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। यदि यह नाभिक के दो छोटे टुकड़ों में नाभिकों में विखंडन हो जाता है तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं डेल्टा पी बटे डेल्टा टी किसके बराबर होगा? बल के। ये बल कैसा होता है? ये बल होता है बाह्य बल। देखिए, किसी भी वस्तु को विरामावस्था में है तो उसको विरामावस्था से गतिशील में लाने के लिए बल की जरूरत होगी, और गतिशील से विरामावस्था लाने के लिए भी अपन को बाह्य बल की जरूरत होगी। तो यहां से अगर अपन बात करें कि बाह्य बल शून्य है, तो शून्य बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। डेल्टा पी बराबर शून्य। इस स्थिति से बोल सकते हैं प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा? अंतिम संवेग के। बस शर्त यह है कि बाह्य बल शून्य होना चाहिए। आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है प्रयोगशाला में निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक जिसका द्रव्यमान m है, मान लेते हैं विरामावस्था में, तो इसका वेग कितना होगा? शून्य। तो इसका संवेग कितना होगा? शून्य, क्योंकि संवेग जो दिया जाता है वो दिया जाता है p बराबर किसी कण का द्रव्यमान और उसका वेग। वेग शून्य है तो संवेग भी क्या होगा? शून्य होगा। अब ये नाभिक विघटित हो जाता है दो छोटे नाभिकों में। पहले का द्रव्यमान अपन ने लिया m1, दूसरे का द्रव्यमान लिया अपन ने m2। इधर की तरफ वेग लिया v1, इधर की तरफ वेग लिया v2। इस दिशा को अपन कैसी मानते हैं? धनात्मक। ये अपन ने माना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या होगा? इसका संवेग m1 v1, इसका संवेग m2 v2। अगर बाह्य बल जब ये विघटित हो रहा है तो यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं है, तो कोई बाह्य बल नहीं है तो बाह्य बल क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। तो बाह्य बल शून्य है तो मुख्य उदाहरण में देगा कि संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अगर प्रारंभिक संवेग शून्य है तो अंतिम संवेग को भी क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। तो प्रारंभिक संवेग इसका शून्य है, अंतिम संवेग है m1 v1 धन m2 v2। ये स्थिति जब हुई है जब बाह्य बल शून्य के बराबर है, नाभिक विघटित हो रहा है, तो इस पर कोई बाह्य बल की वजह से नहीं, आंतरिक बलों की वजह से विघटित हो रहा है दो छोटे नाभिकों में। तो यहां से अपन को मिला m1 v1 बराबर ऋणात्मक m2 v2। इस स्थिति से बात की जाए तो ये दिशा अपन ने धनात्मक ली है। अगर v1 इधर की तरफ है तो v2 को इधर की तरफ होना पड़ेगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। अगर v1 धन दिशा की तरफ है तो v2 किधर होना पड़ेगा? ऋण दिशा की तरफ। अगर v1 ऋण दिशा की तरफ है तो v2 को किधर होना पड़ेगा? धन दिशा की ओर। यही अपन को इस प्रश्न में बताना था कि दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। यहां पर चिन्ह की बात की जाए तो v1 का धनात्मक लेते तो v2 का ऋणात्मक लेना पड़ेगा, और v2 का धनात्मक लेते तो v1 का ऋणात्मक लेना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध होता है बच्चों कि ये उत्पाद विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।